I would now introduce Professor N.S. Rathore. Professor N.S. Rathore is again an architect and urban planner with a lot of experience in teaching and professional work. He loves studying and sharing knowledge about Rajasthan's history and its heritage. He has won awards for his teaching and contributions to architectures. He has also been a part of many important committees related to architecture education and planning. Right now, he is on the publication board of the Indian Institute of Architects. We are glad to have all of you here. Thank you. पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो लोग बहुत दूर बैठे हैं थोड़े पास आ जाएं, क्योंकि ये माइक थोड़ा सा दूर आवाज भी पहुंचा रहा है. कैन आई रिक्वेस्ट माई पीपल टू बी हियर? थोड़ा और आगे आ जाए, चेयर्स खाली पड़ी हुई. थोड़ा और पास आ जाए प्लीज. लेट अस मेक इट लिटिल मोर वेरी इंटरेक्टिव. मैं सिर्फ यही कह करके शुरू करना चाह रहा हूं कि वी हैव ए वेरी एमिनेंट पैनल हियर एंड दे आर द पीपल हु हैव डन ए ग्रेट जॉब इन आर्किटेक्चर. और जो कुछ वो कहेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा. मैं बहुत इंटरवीन नहीं करूंगा, मैं आपके बीच में डायलॉग बनाए रखूंगा, ये मेरा काम है. बस इतनी सी बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि मेरे जो विदेशी मित्र यहाँ आते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन से होटल में तुम्हें ठहराऊं, तो वो कहता है कि टेक मी टू ए होटल विच इज इंडियन, which is Indian in all respect, you know. All these skyscrapers on the state line I have already lived with. तो मेरा ये कहना है कि विषय शायद इसीलिए रखा हुआ है कि आप ये बारीकी से समझें, बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, कि वास्तव में ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर क्या है और क्या मॉडर्न आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले मैं राठौर साहब आप शुरू करें. मैं इस विषय को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करता हूँ. मेरे लिए ट्रेडिशन और मॉडर्न में कोई अंतर नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ. जब मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी नहीं की थी, उस वक्त गांव में हमारा घर बन रहा था. तो जब घर बनता है अमूमन घर के सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं. उस वक्त मैं आर्किटेक्चर नहीं कर रहा था, मैं स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ रहा था. उस वक्त मैं शायद 12th में रहा हूँ या 11th में रहा हूँ. तो बात आई कि घर में फ्लोरिंग करनी है. ये गांव का विषय है. तो गांव में हम घर वाले सब चाहते थे कि मार्बल की फ्लोरिंग की जाए, और ये बात मैं कर रहा हूँ 1985 के करीब आसपास, बहुत पुरानी बात. लेकिन गांव में उस वक्त ये ट्रेडिशन था, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, कि आप घरों में मार्बल नहीं लगा सकते. और हम लोग काफ़ी बाहर रह चुके थे इंडिया में, सब जगह. मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम काफ़ी ट्रैवल कर चुके थे. तो हम चाहते थे कि मार्बल की फ्लोरिंग हो, लेकिन वो चाहते हुए भी कर नहीं पाए, क्योंकि गांव में जितने राजमिस्त्री और बाकी जितने लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया इसका, और अल्टीमेटली हमको मानना पड़ा कि हम कोटा स्टोन ही लगा पाएंगे, यहाँ मार्बल नहीं लगा सकते. अब वक्त आया, मैं आर्किटेक्ट बन गया. ये वक्त है जब मैंने जयपुर में आके पढ़ाई के बाद में यहाँ प्रैक्टिस चालू करी. तो ये 95 के आसपास की बात है. तो आप सोच लें कि करीब करीब मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अब मैं एक क्लाइंट के घर में कोटा स्टोन लगाना चाह रहा था.
पर मुझे वहाँ पे बहुत विरोध हुआ कि नहीं, कोटा स्टोन नहीं लगाएंगे, हम मार्बल लगाएंगे। सो आई थिंक द डिफरेंस इज ट्रेडिशन जो है और मॉडर्न में, नाउ मॉडर्न हैज बिकम अ ट्रेडिशन। सो ट्रेडिशन और मॉडर्न में सिर्फ वक्त का फर्क है, नथिंग इज परमानेंट। चीज़ें धीरे धीरे और निरंतर बदलती रहती हैं। जो आज चीज़ें हो रही हैं मेरे हिसाब से वो आज का ट्रेडिशन है, और जो पहले होती थी वो पहले का ट्रेडिशन है। ये एक विषय है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उसको इन्वेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इट वॉज बेसिकली प्लान फॉर अ मिलिट्री रीजन, ताकि मुगल हम पे इन्वेंट नहीं कर सके। जिस तरह से अगर हम आज भी हम रामगढ़ मोड़ को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी छोटी सी बॉटल नेक है, तब हम जाके फिर आमेर की तरफ पहुंच पाते हैं। वो बॉटल नेक भी मैन मेड है, बनाई हुई थी, क्योंकि पहले हिलॉक्स थे तो वहाँ पे इन्वेजन पॉसिबल नहीं था। तो द वेरी रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ जयपुर वॉज फॉर द मिलिट्री रीजन। जब आए, क्योंकि राजा बहुत पायस था, उसकी एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उसके, तो आर्किटेक्ट सजेस्ट हिम, विद्याधर भट्टाचार्य, कि आप गोविंद देव जी के मंदिर को फोकल पॉइंट बनाओ। 9 ग्रह से, जिस तरह से अगर आप इसका रेप्लिका देखना चाहते हैं तो आई थिंक जवाहर कला केंद्र जाइए, किस तरह से जयपुर की सिटी प्लानिंग को एक ट्रिब्यूट किया गया है कि 9 ग्रह हैं, एक ग्रह टिल्ट है, आगे वाला जो कृष्णायन और रंगायन का जो ब्लॉक है टिल्ट है, क्योंकि वो नारगढ़ हिल्स आ रहे थे वहाँ पे, तो नारगढ़ हिल्स की वजह से एक नवा ब्लॉक टिल्ट हो गया था। तो वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह से इसको क्रिएट किया। तब ये बात आई कि अच्छा यहाँ पे लोग बाग रहेंगे भी तो उनको रोजगार भी चाहिए होगा। तो बहुत क्लियर परसेप्शन था कि उन्होंने नीचे दुकान और ऊपर मकान, इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने सिटी की प्लानिंग की। उन्होंने चौकड़ी के रूप में पूरे सिटी को एक आयाम दिया, जिसमें कि अगर सबसे चौड़ी सड़क है वो 115 फीट की थी, जो जौहरी बाजार है। उसके बाद आधी सड़क जो सेकेंडरी रोड्स है वो उसकी आधी हुई 57 फीट, और जो टर्शरी रोड्स है कि ब्रांच रोड्स थी वो उसकी आधी हुई। देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट, मतलब उस समय बिना आर्किटेक्चर कॉलेजेस के जब कोई किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता था, उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से उस पूरे सिटी को प्लान किया, एब्सोल्युटली इन ग्रिड आयरन पैटर्न। जिस प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं आज, जैसे अभी एनएस ने बताया कि मतलब अर्बन कंटेस्ट और हेरिटेज कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस, वो उस समय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कम्युनिटी स्पेस होनी चाहिए। तो उन्होंने चौपड़ पे खंदे बनाए, सो दैट पीपल कैन कलेक्ट, आपस में चिट चैट कर सके, बातचीत कर सके। वो खंदे होता कम्युनिटी स्पेस, जिसको आज हम अगर हम जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गौरव टावर का प्यादा समझ लो। यहाँ पे लोग बाग बैठे हैं, नए स्टूडेंट्स बैठे हैं, लड़के लड़की बैठे हैं, यंगर क्राउड बैठा है, और आपस में अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, एक बॉन्ड करते हैं अपने आप। जब इस पूरी सिटी की मैक्रो लेवल पे परिकल्पना हुई तो इस प्रकार की उन्होंने ब्लॉक्स बनाए बहुत ही अच्छे तरीके से। पहली सिटी है जो कि प्रेजेंट सिटी, आई एम सॉरी, आई एम एन आर्किटेक्ट, मतलब मैं आर्किटेक्ट ली कबूजर जिन्होंने चंडीगढ़ प्लान किया उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करूँ। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस समय कोई भी 2 बिल्डिंग्स के बीच में आप पाओगे जयपुर के हर शहर की हवेली में सैनिटेशन कॉरिडोर्स है। उनको पता है कि किस तरह से अगर हमारा सैनिटेशन डिस्पोज होगा, उन्होंने सैनिटेशन कॉरिडोर्स बनाए। ये बात हुई सिटी की मैक्रो लेवल प्लानिंग में।
ड्रेनेज सिस्टम जो कि 1726 में प्लान किया था वो आज भी सस्टेनेबल नहीं है, रेजिलिएंट है। मतलब आज की भी डेंसिटी को जयपुर वॉल्ड सिटी होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को। उसके बाद बात है डिज़ाइन लैंग्वेज कैसी होगी। डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसी, क्योंकि मैं शहर में भी बड़ा पला हूँ, मुझे ध्यान है, मैं अपने मंदिर में, मेरा मंदिर है एक, मैं उस मंदिर में बैठता हूँ, हमारे यहाँ 14 की जब पूजा होती है तो उस समय कोई एयर कंडीशन नहीं है उस मंदिर में, उस छोटी सी विंडो के आगे बैठता हूँ। बाहर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री होता है तो मुझे महसूस नहीं होता, मुझे एयर कंडीशनिंग की या फैन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो विंडो स्लिट विंडोज थी, छोटी विंडोज थी। आइडिया क्या था छोटी विंडो का? छोटी विंडो का आइडिया था जब बाहर का हवा का प्रेशर चेंज होता है छोटी स्लिट विंडो से, तो यू विल हैव चेंज ऑफ प्रेशर, आपका टेम्परेचर डिफरेंस होते ही 14 डिग्री 15 डिग्री कम हो जाता है। उन्होंने इस तरह से इस एक डिजाइन लैंग्वेज का जन्म दिया। इस तरह से स्लिट विंडोज होगी, सन शेडिंग डिवाइस जिसको आज हम हमारी आर्किटेक्चर लैंग्वेज में कहते हैं कि हम कैसे उसको रेन से या सन रेज से प्रोटेक्ट करेंगे, झरोखेज थे। उनका जो एंगल था जिसको कोई भी आर्किटेक्ट कभी जिंदगी में कॉपी करने की या टेम्पर करने की जरूरत नहीं कर सकता, कोशिश नहीं कर सकता, बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच था। उन्होंने डिजाइन लैंग्वेज झरोख को जाली, जाली का मतलब ये है कि हवा फिल्टर होके आती है, यू गेट अ डिफरेंट फील ऑफ द एयर, लाइट एंड शेड, क्योंकि आजकल हम आर्किटेक्ट्स बात करते हैं ना, जैसे ये कोई जाली कटी है सामने आप देखेंगे, लाइट एंड शेड का एक कॉम्बिनेशन है। उस समय वो ऑलरेडी सोच चुके थे 1726 जब कोई आर्किटेक्चर कॉलेज किया। सो आई थिंक आज भी जब भी कोई विदेशी, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी कोई भी अगर बाशिंदा हिंदुस्तान आता है बाहर का, वो गोल्डन ट्रायंगल जरूर जाता है, क्योंकि दिल्ली में वो लैंड करता है। जयपुर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट सिटी इन द वर्ल्ड, जिसको आज भी सब लोग अपनी एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं, ग्रीन एंड सस्टेनेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिलिएंट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी कोई आपदा आई तो मैं 1981 के बारे की बात करूंगा, जो लो लाइन एरिया था वही जयपुर को खा पाया बाढ़ की वजह से, वो लो लाइन एरिया था घाटी होने के बाद। लेकिन जयपुर शहर को इतनी बाढ़ की कंडीशन में भी कुछ आज नहीं है, क्योंकि इसकी सिटी प्लानिंग ऐसी है। तो लर्निंग फ्रॉम वर्नाकुलर विजडम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट मीन कि अगर मुझे कोई ग्लास की बिल्डिंग बनानी है, मुझे कोई बहुत अर्बन फैब्रिक पे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो मैं उन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भूल जाऊं और जैसा कि एक जयपुर शहर को एक आइसोर मिला है वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना दूं और खुश हो जाऊं। बोलूं कि देखो साहब वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना दिया, ग्रीन बिल्डिंग है, चारों तरफ ग्लास है, लेकिन उस बिल्डिंग में अगर डिजाइन, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में अगर वॉल विंडो रेशियो का ध्यान ही रखा गया, पता लगा साउथ में जितना ग्लास है आपने ग्लास ठोक दिया, फिर वो ग्लास एक सैंड कोटिंग का ग्लास होता है जिसकी एक ह्यूमिडिटी होती है, उसको आप लेते हो, फिर आप IGBC के पास जाते हो, बोला ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग, फिर उसमें तालियां बनती है, फिर उस आप ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग बन गई। मतलब आपने क्या किया, पहले प्रॉब्लम क्रिएट की, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर अपनी कॉलर ऊंची की, देखो मैंने इसको ग्रीन एंड सस्टेनेबल के नाम पे उसको सॉल्व कर दिया। आई थिंक एक एज एन आर्किटेक्ट हमारा ये एक जुडिशियस और होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि अगर हम किसी आर्किटेक्चर को ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें वो होता है लर्निंग फ्रॉम रीजनल विजडम, लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिशनल विजडम, लर्निंग फ्रॉम वर्नाकुलर विजडम। हमारे पुरखों ने जो सिखाया है, आज रामलाल एक चोमू में गांव की धानी अगर धानी बनाता है तो उससे बढ़िया सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि बरसात में वो कैसे अपने आउटर वॉल को सस्टेन करेगा, उसको पता है जब एम्बिएंट टेम्परेचर 48 डिग्री होगा बिना कूलर के बिना एसी के वो कैसे रह सकता है, उसको पता है कि जब मेरे एक्सट्रीम विंटर्स होंगे तो मैं उसको कैसे सर्वाइव करूँ उस कंटेस्ट में। उससे बड़ा लोकल मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कोई नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसा वो है, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मॉडर्न और वर्नाकुलर की, ट्रेडिशनल या वर्नाकुलर की बात करते हैं। बेसिकली दोनों में डिफरेंस मेजर ये है कि अगर आपने मॉडर्न आर्किटेक्चर को क्रिएट किया लेकिन आपने वर्नाकुलर विजडम के फंडामेंटल्स को, प्रिंसिपल्स को अपने डिजाइन में समावेश नहीं किया, वो प्रिंसिपल्स क्या थे? वो प्रिंसिपल्स थे रेस्पेक्ट करना यहाँ की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वो प्रिंसिपल्स थे पानी जैसी जो एक नेचर का एलिमेंट है उसको रेस्पेक्ट करना, वो प्रिंसिपल थे किस तरह से सनलाइट को रेस्पेक्ट करना। अगर उन चीजों को आपने रेस्पेक्ट नहीं किया, उनको अपने डिजाइन में नहीं उतारा, तो आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर
किसी भी सूरत में इट इज गुड फॉर नथिंग। तो आई थिंक इंडिया जो कि 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे इस कंट्री में, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हर रीजन का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। आप अगर मैं बात करूँ कोस्टल रीजन में चल जाओ केरला में, हमारे डिफरेंट आर्किटेक्चर, आपको जाके आप फील करते ये केरला का आर्किटेक्चर। आप अगर टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड जाते हो तो आप कश्मीर की जो घरोंदों को देखते हो या घर को देखते हो तो आपको लगता है कश्मीर का आर्किटेक्चर है। आप वेस्टर्न साइड चल जाते हो, यू फाइंड अ डिफरेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। हर आर्किटेक्चर की एक क्लाइमेटिक रेस्पॉन्सिव अप्रोच होती है, जिसको आई थिंक हम आर्किटेक्ट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। हम आर्किटेक्ट ही कल्प्रिट हैं पूरी जो इसका जो प्रारूप है उसको बिगाड़ने में, क्योंकि हमारी होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो पाती। हम उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा अर्बन फैब्रिक पे इन्वॉल्व होकर सोचने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं जब तक बिल्डिंग में ग्लास लगे, ग्लास सुंदर लगे, बिल्डिंग सुंदर लगेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्लास शुड बी देयर बट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड। कहने का मतलब यह है कि जो वर्नाकुलर विजडम या ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो आपको सिखाता है, आप उसको कॉपी करने की जरूरत मत करो, लेकिन आप उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एटलीस्ट उसको फॉलो करो। मुझे ध्यान है चिन्मय मेहता साहब को ध्यान नहीं होगा, जब मैं स्टूडेंट था MNIT में तो इनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा वो हुआ करता था। यार हमारे चिन्मय मेहता साहब हमारे एज अ विजिटिंग फैकल्टी, एज अ विजिटिंग लेक्चर आए हैं, और जब उन्होंने चौकीदानी बनाई तो आई टेल यू कि वो अपने आप में एक जो इस विलेज का वहाँ पे उन्होंने एक क्रिएट करने की कोशिश की, दैट वाज लाइक अ लैंडमार्क टू द सिटी ऑफ लाइक वर्ल्ड ट्रेड पार्क। आज भी उसको बने हुए मेरे ख्याल से 25, 30, 35 साल हो गए, 35 साल के बाद में भी वो एक लैंडमार्क है, क्योंकि वो यहाँ के कल्चर को एक्सप्लेन करता है, यहाँ के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करता है और यहाँ की डे टू डे लाइफ को एक्सप्लेन करता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हम अपने ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अच्छी चीज़ें लें और उसको फिर एक नया मॉडल दें। बहुत सुंदर। मैं सोचता हूँ कि आपने हमारे सामने शुरुआत बहुत अच्छी की है और इस पे चर्चा बहुत सही दिशा में हो सकती है। कि हम अक्सर इस बात पे बहस करते हैं कि आधुनिक तो कितना आधुनिक और ट्रेडिशनल तो कितना ट्रेडिशनल। बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है कि ट्रेडिशन को रेफर करना कितना अनिवार्य है। चलिए आप कुछ we have to carry the discussion forward. In this discussion, I cannot contribute too much because my area is different. I am from history of art background, so I can only look architecture in a different perspective, like from simplest dwelling of caveman, how the prehistoric man living in caves, developing his dwellings, coming to the kind of Indus Valley culture where you can get basic archaic type of architectural buildings, and the outskirts there from Indus Valley civilization, and how they are slowly in course of time they are evolving, and we see a very clear picture in medieval times then, and there are many forces influencing our indigenous architectural forms. With this, I would like to say a few more things that it's a very, very tricky situation when you try to demarcate tradition or modernity. They are complementary to each other. We cannot negate it. Because today we are living in the modern world. What kind of modern world? We are deriving our almost all the forms from the past, traditional past. If there is no traditional past, we cannot experiment. So whatever indigenous or holistic approach to architecture in present day time is really a matter of, I would say rather, it's a very positive, because we are experimenting a lot, because we cannot just negate the existing changing situation of material. A lot of material is brought. Now the brick is being replaced. I am simply layman, I'm sorry to say, because you are a professional practitioner, you are having a lot of experience of planning things. But as a layman, when I observe, traditional things are being incorporated into the modern architecture. So, and then now it depends
as you said rightly, the heritage architecture. To what extent the heritage architecture is being featured or taken care of? Unfortunately, I'm very sorry to say that your Rajasthan, or specifically almost all the major cities of Rajasthan are very rich architectural heritage. Now, but you take the case of Jaipur architectural monument, how far it is being properly protected is the question, because there are many agencies that are responsible for taking care, but ultimately some will find that there is a negligence. Like we can raise many sociological reasons also, like overgrown city, population. If you go earlier, when I recall my early days, 30 years back, I was freely moving in the Hawaman area, the Chopper and all these regions. Freely I'm walking in the morning hours. Now they can't move even properly. So all these sociological and the population, they are concerned for the modern day architect. Now architects are also having a lot of limitations. So with this abrupt end, I would like to conclude that मैं असल में क्या मुझे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया गया है कि वी हैव बीन इनफैक्ट स्टार्टेड वेरी लेट। आई एम सॉरी द होल शेड्यूल इज गोइंग लिटिल लेट, पर मैं बात वापस जो दो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पास, राठौड़ साहब ने थोड़ा सा उसको जनरलाइज किया कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट कोई खास फर्क नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका एवरीथिंग दैट विच इज ट्रेडिशनल गेट्स मॉडर्न ऑल्सो। मेरा ये कहना है कि जो कुछ सुभानी साहब ने कहा उस पर आप एक ब्रीफ आपका रिएक्शन चाहता हूँ मैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए सवाल आपकी तरफ से एंड वी विल एंड अप आंसर। आई एम सॉरी, आई मीन आई हैव मिसअंडरस्टूड। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में कोई अंतर नहीं है। मैंने ये कहा था कि मॉडर्न इज ऑल्सो ए ट्रेडिशन, इट इज टुडेज ट्रेडिशन, सो आई शुड दैट शुड बी अंडरस्टूड लाइक दिस। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज ट्रेडिशन, आज का ट्रेडिशन मॉडर्न आर्किटेक्चर। मैंने ऐसा नहीं कहा कि पहले गलत था और ये वाला सही है, बिल्कुल कतई है। तो आई थिंक I think, sir, I'll reply. See, there is a term in architecture. It is called timeless. The architecture has to be timeless. I'll tell you what I'm elaborating your perspective. When Opera House in Sydney was created, it was a trendy architecture at that time. Different kind of form. It was in a lotus shape, like it was out of the box. But that trendy architecture is still a timeless architecture. If you see many buildings of Jahan Hadid, she was an architect from Iran, so she created certain very parametric architecture, but they have become so they were trendy. So what I mean to say is this: when you create an architecture, it has to be contextual first of all. Contextuality in terms of in terms of materiality. What are the materials you are going to use? It has to be contextual, with respect to that. जब इनके घर पे जब मार्बल नहीं लगाने दिया तो कॉन्टेक्चुअल था। इस यहाँ से जो अगर मोटा स्टोन निकलता है या यहाँ की जो उस पर निकलता है, ट्राई टू यूज यू हैव टू बी लोकल, यू हैव टू यूज द लोकल मटेरियल। I tell you what are the principles sustainable. I had 22 countries for green and sustainable architecture. It is called Acacia. वहाँ पे we have been discussing a lot on green and sustainable architecture. So what is a green and sustainable architecture? A vernacular architecture is always green and sustainable architecture because the amount of material which you are using around that area, it should not be within a periphery of more than 50 kilometers. The local labor which you are deploying in erecting that entire windfall should be local. So you are giving employment to the local area. There are a lot of factors. You are respecting the local climate, you are respecting the local culture, you are respecting the local heritage. So I think this is what an architecture is about. It has to be very contextual. You cannot think all of a sudden a different structure which is not gelling with your overall context, then it becomes an eyesore. I need to elaborate on what I was trying to say.
even traditional, to what extent traditional is relevant or contextual to us. I'll give you an example. I give you an example for you to understand that. I'll give you another example. I remember very vividly that my grandfather was a sarpanch. I was a small child in the village, and in my house, बैठक जो होती है, उसका जो sill level था, that was hardly 1 feet, and the lintel level or the height of the window was not less than 3 feet. So 2 फुट की विंडो थी और 1 फुट सिल और 3 फुट लिंटल. Now why it was like this? Because उस टाइम पे everybody used to squat on the floor और बैठक होती थी तो पूरा काम नीचे जमीन पे होता था. इसलिए जो विंडो थी उसका भी सिल और लिंटल अलग था. So I think it is reflection of the culture. So tradition, now we have moved to something which is a table which is 2.5 feet high, and we sit on a chair and work on a table. So if you start taking tradition or copying it from the past, it will not work. But you need to understand what can work and what cannot work. So that is why I said, now we have the tradition of working on a 2.5 foot high table, sitting on a chair. We do not have the culture of that. So I am trying to put that in context because see, I see a lot of young people who might be wondering कि क्या हमको पूरा हुबहू वैसे ही बनाना? No, you should always, you know, when I say tradition, what is the literal meaning of tradition? Traditional literally means something which is established, जो व्यवस्थित है एकदम, जिसकी मान्यता है. But it doesn't mean that it is progressive. But we have to be progressive. We have to be progressive also. ये बहस जो है, it requires a lot of time, I believe. So it is something which you need to continue. मेरा ख्याल है जो मुझे क्षमा करें डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें उस आर्ट वाले सेशन के लिए भी बहुत रिलेवेंट आप करें, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है, कोई एक आध सवाल आप ऑडियंस की तरफ से टू मेक इट अ डायलॉग, एनी रिलेवेंट क्वेश्चन somebody wants to ask. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस जयपुर पे आप रहते हैं, उस जयपुर की जो परंपरा है वास्तु की, उसके बारे में इतनी बारीकी से आपने पहले नहीं सुना होगा. तो मेरा ख्याल है ये कम से कम ये लाभ तो आप उठाएं कि जयपुर की परंपरा को और अधिक डीपली स्टडी करें. लेकिन इसके बाद भी आपको कोई सवाल हो तो यू टेक 1 or 2. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपको ऐसा लगता है क्या कि हम वो संतुलन बना पाएंगे? क्योंकि अब अभी जब इस भवन में जहाँ है, ये भी एक आधुनिक स्वरूप वाला है, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत एक गंध है वो वाली, क्योंकि कला के साथ जुड़ा हुआ है. पर आप धीरे धीरे जाएंगे तो जैसे आप विदेश या अमेरिका के किसी भी शहर में जाएंगे, वही के वही स्टोर है, वही का वही भाव दिखेगा. यहाँ की जो विविधता है हम उसको खोते जाएंगे. मुझे यही इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद. आई थिंक वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं अडेप्टिव रीयूज, कि आपने अगर किसी स्ट्रक्चर को किसी विशेष उद्देश्य के साथ उसका निर्माण किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम के पैसेज के साथ में आपकी लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, जो कि एक अर्बन फैब्रिक में पॉसिबल होती है. होना क्या चाहिए, उस स्ट्रक्चर को रिटेन करते हुए उसका यूसेज चेंज करने के लिए अडेप्टिव रीयूज इज वन वर्ड. तो आप उसको किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा, कुछ हॉस्पिटल्स हैं इंडोनेशिया के जो जकार्ता जैसी सिटी में है, बहुत ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, उनके बेसिक स्वरूप के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की, और वो बेसिकली एक
राजा के महल थे, पर उसको कन्वर्ट कर दिया हॉस्पिटल में, राइट? सो ये इस पर्टिकुलर चीज के साथ उसको स्टैटिक नहीं रह सकता हूँ। बहुत डायनेमिज्म के साथ वो चेंज होती जाती है, लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फूड जॉइंट्स हैं, फूड जॉइंट्स की कुजीन चेंज हो गई, कुजीन चेंज हो गई तो उनका आर्किटेक्चर भी चेंज होगा, उनका इंटीरियर भी चेंज होगा। लेकिन आप उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, चाहे वो फसाड के टर्म्स में हुआ, लाइटिंग के टर्म्स में हुआ, उसकी डिजाइन लैंग्वेज हुआ। अब उस स्वरूप को मूल रूप से उसको इंटैक्ट रखें और उसका अडेप्टिव रीयूज करें। आपके उत्तर का पहला सवाल। दूसरी बात कि जब भी कोई सिटी ग्रो करती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत डायनामिक्स होती है कोई भी सिटी। आज यूएस में जैसे आपने अप्लाई किया, मैं अभी 2 महीने पहले यूएस था, वहां पे अगर कोई, मैं आई वेंट टू द हाउस ऑफ फ्रैंक लॉयड राइट, जो कि शिकागो में, जो कि इज अ रिनाउंड आर्किटेक्ट। मैं जिस तरह से उनके स्टूडियो को, उनके घर को इंटैक्ट करके रखा, उसको प्रिजर्व करके रखा, सर वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, उनको छोटे से हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना आता है। हमें उसकी कमर्शियल समझ हमें नहीं आती है, हम अर्बनाइजेशन के नाम पे उसका पूरा प्रारूप, उसका पूरा स्वरूप चेंज कर देते हैं। और ट्रस्ट में अभी 4 दिन पहले की बात है, माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया, जलमहल के सामने एक देवस्थान की साइट है, परशुराम वो मंदिर है कोई, तो उस पर दे वांटेड टू मेक सर्टेन यूनिटी मॉल्स। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका क्या टेक है इस पर। मैंने कहा सर आप बनाओ, यूनिटी मॉल बनाओ आप, लेकिन पहले इस मंदिर को प्रिजर्व करो। इस मंदिर को प्रिजर्व करने के बाद वहां पे एक बावड़ी है, उसको प्रिजर्व करो। कुछ पेड़ आपके बीच में आ रहे हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर दो, कोई बात नहीं। और एक छतरी है, उसको प्रिजर्व करो। अब दूसरा सवाल, मैंने उसको प्रिजर्व तो कर दिया, उस पर 15 लाख 20 लाख या 15 करोड़ 20 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन फिर क्या, उसको देखने कौन आएगा? अगर मैं उसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं डालूंगा, उसमें तड़का नहीं डालूंगा, दाल में जब तक तड़का नहीं लगता दाल फ्राई नहीं बनती, वो दाल ही रह जाती है। मसाला चाय में जब तक मसाला नहीं डलता, मसाला चाय नहीं बन पाती है। उसको मसाला डालने के लिए उन तीनों चारों स्ट्रक्चर्स को फोकल पॉइंट बनाते हुए आपको जो मर्जी से कमर्शियलाइजेशन करना है आप करो। लोगों का फुटफॉल आए, लोकल लोगों का फुटफॉल आए, टूरिस्ट का फुटफॉल आए। आपको अपनी धरोहर को प्रिजर्व और कंजर्व करने के अलावा उसको बेचना भी आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि वी आर एंडिंग the session because of our own compulsions. It was really very interesting to listen to him. मुझे मालूम है कि बहुत दिनों बाद ये सब बातें शुरू हुई, और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि ये बातें बहुत बार होनी चाहिए, ताकि हम बहुत सारी जो गलतियां कर रहे हैं उनको करना बंद करें। तो मैं क्षमा करें, मुझे ये सेशन यही ख़त्म करना पड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट से इसको सुना। आप इसी तरह अच्छे श्रोता की तरह हमें प्रोत्साहित करते रहे। थैंक यू सो मच मेहता साहब। तो अब मैं एक काजल जी से निवेदन करूंगा, काजल ठुकराल जी। काजल मैम प्लीज एक बार मंच पे आएंगे। तुषार जी का आप स्वागत, थोड़ा सा छोटी सी रस्म है। अब राठौड़ साहब। बहुत ही इंसाइटफुल ये सेशन रहा है, और ये बड़ी बात है साहब, ये कंप्यूटर के समय में, मोबाइल के समय में हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जनरली तो वही कवि डटते हैं जिनको अपनी कविता का नंबर आता है जिनका, तो ये कमाल की बात है। और जो सारे अभी रेणुका दीदी से बात हो रही थी, ओढ़ पे सारे हमारे ऊपर, जो गलतियां हैं वो सब हमने करी। तो सर प्लीज।